नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप सभी कंप्लीट देखें और आप लोग 15 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है परिवार के सदस्यों में मतैक्य और निष्ठा का समाप्त हो जाना, संबंधों का टूट जाना, पृथकता में विकास हो जाना क्या कहलाता है। ऑप्शन है सामूहिक विघटन, पारिवारिक विघटन, व्यक्तिगत विघटन या फिर तलाक। तो यहाँ पर देखिए क्या है, संबंधों का टूट जाना, पृथकता मतलब अलग होने में विकास होना, और मतैक्य और निष्ठा का समाप्त हो जाना। तो भाई ये कहलाता है पारिवारिक विघटन। क्या कहलाता है? पारिवारिक विघटन कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA अर्थात एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है छाता विधान, छड़ी मुबारक, पर्यावरण विधान या फिर इको सुरक्षा नियम। तो ध्यान रखना, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो 1986 का है, इसको भाई जाना जाता है अन्य छाता विधान के नाम से। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्रमांक 3 में कहा गया है वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहा जाता है। अनुकूलन, परजीविता, रूपांतरण या फिर इनमें से सभी। तो ध्यान रखना, चाहे कोई पौधा हो या फिर कोई जीव जंतु हो, वातावरण के अनुरूप जो उसमें शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं उसे अनुकूलन कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है। वन एवं वन उत्पाद, सिल्क, फूल या फिर उर्वरक। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, जो सिल्वीकल्चर है यह वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या फिर डेमोलॉजी। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन साथियों इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। मरुस्थलीय भागों में सामान्यतः ग्रामीण अधिवास मिलते हैं। पंखा प्रारूप में, सीढ़ी प्रारूप में, आयताकार प्रारूप में या फिर रेखीय प्रारूप के। देखिए साथियों, अधिवास का मतलब क्या है। अधिवास का मतलब हमारा पता है क्या है, यहाँ पर घरों के समूह से। ठीक है, अधिवास का तात्पर्य यहाँ पर घरों के समूह से है। तो ध्यान रखना है मरुस्थलीय भागों में जो सामान्यतः अधिवास होते हैं वह आयताकार प्रारूप के होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कोई डाउट है या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं आप कमेंट में कह सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 में कहा गया है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 19 नवंबर, 2 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर। तो देखिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है साथियों 1 दिसंबर को। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा।
आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि 2 दिसंबर को और 10 दिसंबर को कौन से दिवस मनाए जाते हैं। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। बाढ़ से समुद्रभित पौधे मर जाते हैं क्योंकि। अब भैया समुद्रभित पौधे होते क्या हैं, क्या आपको पता है? तो सुनिए भाई, समुद्रभित पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। इनका तना ठोस और शाखा युक्त होता है। बाढ़ आने से क्या होता है, जो पौधे की जड़ें होती हैं उनमें पानी जमा हो जाता है, जिससे क्या है, पौधे की जड़ों में जो श्वसन प्रक्रिया होती है वह रुक जाती है। अतः हम कह सकते हैं बाढ़ आने से जो समुद्रभित पौधे हैं वो इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके मूल में श्वसन रुक जाता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। जलीय जंतु में श्वसन होता है। जलीय जंतु कौन होते हैं? ऐसे जंतु जो जल में रहते हैं उन्हें कहा जाता है जलीय जंतु। तो बताना है जलीय जंतु में जो श्वसन की क्रिया है वो किसके द्वारा होती है? फेफड़ों के द्वारा या फुफ्फुस के द्वारा, वायुकोश के द्वारा या फिर गलफड़ों के द्वारा। तो ध्यान रखना जलीय जंतु में जो श्वसन की प्रक्रिया है वह गलफड़ों के द्वारा होती है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं मछली। मछली क्या है? जलीय जंतु का एक एग्जाम्पल है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या फिर रॉबर्ट हुक की। प्रजातियों की उत्पत्ति, कभी कभी यह जो नाम है वह इंग्लिश में दिया जाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? इसे भैया इंग्लिश में कहा जाएगा द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, बताना है किसकी रचना है। तो भाई मेरे यह रचना चार्ल्स डार्विन की है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की दीवारें किस प्रकार की बनाई जाती हैं? ध्यान रखना प्रश्न में बोला गया है उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में, मतलब क्या है? गर्म जलवायु वाले। ऑप्शन है मोटी, पतली, एक ईंट की चौड़ी वाली या फिर ईंट का प्रयोग नहीं होता है। तो ध्यान रखना उष्ण जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर घर की जो दीवारें हैं वह कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? हीलियम, आर्गन, रेडॉन या फिर नियान। तो देखिए भाई यहां पर हम देखें वायु में हीलियम है, आर्गन है और नियान है, लेकिन जो रेडॉन है ये वायु में नहीं पाई जाती है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना वायु में सबसे अधिक परसेंट होता है नाइट्रोजन का। कितना होता है? 78.08। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या फिर सामाजिक संसाधन। इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना जिससे आपको ये जो प्रश्न है बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए धारणीय विकास है क्या? तो ध्यान रखना धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब इसमें क्या है, जो पर्यावरण के संसाधन हैं उनका इस तरह से प्रयोग किया जाता है कि वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ जो भविष्य में आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति हो सके। अर्थात हम कह सकते हैं यह प्राकृतिक संसाधन से संबंधित संवेदनशीलता का विषय है। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए के साथ जाएगा।
चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं? नीली हरी शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक या फिर वायरस। तो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? नीली हरी शैवाल। राइट आंसर हमारा क्या है भाई? ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 58.6 सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना, मानव शरीर का जो तापमान है जब पूछा जाए आपसे सेल्सियस में, तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में होता है 310 केल्विन। ये तीनों तरह के पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। तो भैया यहाँ पर क्या है? सेल्सियस दिया था, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ओके, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी? क्लास पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने कितना स्कोर किया है वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में एक नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।